हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो इस वीडियो में हम आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक दैट इज ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो इसकी रेलेवेंस आपके पॉलिटी GS2 के पर्सपेक्टिव से रहेगी और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे वो हम आगे देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। सबसे पहले हम इसकी रेलेवेंस ही देख लेते हैं। अब देखिए इतने इयर्स में यूपीएससी ने इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन, रिपोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स किसने रिलीज किया, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। तो उसी पर्सपेक्टिव में ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में भी कभी भी पूछा जा सकता है। दैट इज वाई दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्री के पर्सपेक्टिव से एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको तैयारी करनी है। तो मतलब इंडेक्स्ड बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। उनमें से एक इंडेक्स ये आपका ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स होने वाला है, राइट। उसके बाद मेंस में भी आप इसको इनोवेटिवली यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की सिचुएशन बताता है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड विद इन अ कंट्री लाइक इंडिया ऑल्सो। तो आप इसका डाटा और इसका एनालिसिस जो है अपने GS2 के आंसर्स लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर कोई डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन आए, कमेंट करने के लिए क्वेश्चन आए, या फिर ऐसे आए डेमोक्रेसी पे, ऐसे भी आते हैं, रूल ऑफ लॉ पे ऐसे आते हैं, बहुत तरीके से आप वहां भी इसे यूज कर सकते हैं। और अगर आपका ऑप्शनल है स्पेशली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी वगैरह से रिलेटेड, तो उसमें भी आप इस इंडेक्स को अपने आंसर्स में वैल्यू ऐड करने के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन इनटू दिस इंडेक्स, राइट। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे यूपीएससी रेलेवेंट टॉपिक से वीडियोस अपलोड कर दी हैं अपने चैनल पर। तो आप यूपीएससी राइटिंग स्ट्रैटेजी में, यूपीएससी सिलेबस एनालिसिस में, यूपीएससी अदर स्ट्रैटेजीज में जाके, प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियोस चेक कीजिए। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। एंड आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, now see let's begin the discussion about the index. So it's an annual index, हर साल पब्लिश किया जाता है। एंड इसे पब्लिश कौन करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। EIU पब्लिशेस दिस इंडेक्स, तो इसे आपको याद रखना है। इसमें देखिए 167 कंट्रीज को सर्वे किया गया है इस साल के इंडेक्स में। ये वेरी करता रह सकता है अकॉर्डिंग टू दी एजेंसीज प्रेफरेंसेस। जनरली मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज को कवर किया जाता है। इसमें स्टेट ऑफ ग्लोबल डेमोक्रेसी, जैसे मैंने अभी बताया कि ग्लोबली डेमोक्रेटिक सिस्टम्स का परफॉर्मेंस कैसा है। डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल सिस्टम है, देखिए, है ना। तो उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, क्या डेमोक्रेसी अच्छे से वर्क कर रही है, या डेमोक्रेसी को कुछ थ्रेट्स हैं या चैलेंजेस फेस कर रही है डेमोक्रेसी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वो सब इस इंडेक्स में एनालाइज किया जाता है, राइट। तो अब देखिए सबसे मेजर जो इसकी फाइंडिंग इस सर्वे की थी कि 2021 में बिगेस्ट फॉल इन डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड्स जो है वो विटनेस किया गया है। बेसिकली द मेजर रीजन बीइंग पेंडेमिक। कैसे, वो हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। बट ये बहुत अच्छी या बहुत स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशन है कि इस साल देखिए जब से ये लोग पब्लिश करने लगे हैं 2006 से, तब से इन्होंने वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्जर्व की है इस साल में, ठीक है। तो ये बहुत ही कंसर्निंग सिचुएशन है वर्ल्ड ओवर डेमोक्रेसी के लिए। तो कभी भी आपको डेमोक्रेसी पे कमेंट करना है कि ग्लोबली इज डेमोक्रेटिक सिस्टम वर्किंग वेरी वेल, तो आप ये डाटा यूज कर सकते हैं, इसकी ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन यूज कर सकते हैं कि इवन ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स हैज सेड दैट डेमोक्रेसी इज फेसिंग मल्टीपल चैलेंजेस अराउंड द वर्ल्ड, जिसको हमें डील करना पड़ेगा, राइट। नाउ इसमें पैरामीटर्स कौन कौन से असेस होते हैं जिसपे पता चलता है कि डेमोक्रेसी कैसे परफॉर्म कर रही है वर्ल्ड में। सो सी दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है प्री के पर्सपेक्टिव से और मेन से भी। देखिए प्री में पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। पहले हमने जो क्वेश्चन देखे तो उसमें तो मेनली ये पूछ रहे हैं कि पब्लिश कौन कर रहा है। तो पब्लिश कौन कर रहा है, वो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, वो हमें पता चल गया है। अब इसके पैरामीटर्स भी पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ ग्लोबल हंडर इंडेक्स रिपोर्ट के इंडिकेटर्स या पैरामीटर्स पूछे गए हैं। तो इसमें भी पूछ सकते हैं कि ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में क्या क्या असेस किया जाता है। ऐसे ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के भी पैरामीटर्स यूपीएससी पूछ चुका है, तो ये पैरामीटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेजरली ये 5 पैरामीटर्स असेस करता है अपने इंडेक्स फॉर्मेशन में।
सबसे पहले तो इलेक्टोरल प्रोसेस कैसा है, कि जो इलेक्शंस हैं वो टाइमली हेल्ड हो रहे हैं कि नहीं, प्रॉपरली हेल्ड हो रहे हैं कि नहीं, उसमें कुछ माल प्रैक्टिसेस तो नहीं है, प्लूरलिज्म है, सबको इक्वल राइट टू वोट मिल रहा है या नहीं। तो बेसिकली जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसके बेसिस पे सबसे पहले असेस की जाती है डेमोक्रेसी की सिचुएशन इन अ कंट्री, राइट। सेकंड है कि लोगों को सिविल लिबर्टीज, लोगों को पॉलिटिकल और सोशल लिबर्टीज कितनी मिल रही है, कि उन्हें अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए कितना हक मिल रहा है, मीडिया की इंडिपेंडेंस कितनी है कंट्री में, ठीक है। तो हर तरीके से लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए वो भी यहाँ देखा जाता है सेकंड पैरामीटर में, और उसके बेसिस पे डेमोक्रेसी की सिचुएशन एक कंट्री में असेस की जाती है। अगर मीडिया, जैसे समझ लीजिए मीडिया सप्रेशन ज्यादा होगा, सेडिशन टाइप ऑफ एक्ट्स ज्यादा होंगी, तो डेमोक्रेसी का स्कोर जो है कंट्री में गिर जाएगा, क्योंकि लोगों को बोलने की अनुमति ही नहीं है। और डेमोक्रेसी का बेसिक फीचर है कि लोग जो है अपने व्यूज एक्सप्रेस कर पाए, अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ, अपनी गवर्नमेंट को गाइड कर सके, राइट। दैट इज द सेकेंड पैरामीटर। थर्ड पैरामीटर है कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर रही है, इज इट वर्किंग इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, इज इट वर्किंग इन अ पार्टिसिपेटरी मैनर, इज इट वर्किंग इन अ ओपन मैनर, अकाउंटेबल मैनर, कि लोग उनसे क्वेश्चन पूछ सके। डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि रूल ऑफ द मेजॉरिटी, रूल ऑफ द पीपल शुड बी देयर। तो रूल ऑफ द पीपल होने के लिए ये जरूरी है कि लोग जो है जो गवर्नमेंट से क्वेश्चनिंग कर सके। अगर कोई गवर्नमेंट कोई काम अच्छे से नहीं कर रही है तो वो अकाउंटेबल हो, उसे रिजाइन करना पड़े या किसी भी तरीके से, दैट इज जस्ट एन एग्जांपल, किसी भी तरीके से वो आंसरेबल हो लोगों के लिए। तो फंक्शनिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करे। तो इस बेसिस पे भी, इस पैरामीटर पे भी असेस किया जाता है डेमोक्रेसी सिचुएशन। फोर्थ है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जैसे कि हमने कहा कि लोग जो हैं गवर्नमेंट के लॉ मेकिंग प्रोसेस में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके। जैसे कोई भी लॉ आता है, जैसे आप समझिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या फार्मर्स बिल, उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन कितनी थी, तो थोड़ा कम था, बट यू कैन से कि गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने लोगों की नीड्स को रिकॉग्नाइज किया, फार्मर्स बिल को वापस ले लिया। तो उस तरीके से कोई भी लॉ बन रहा है, लॉ बनने से पहले, लॉ बनने के प्रोसेस के दौरान, या लॉ बनने के बाद, हर स्टेज पे लोगों की पार्टिसिपेशन कितनी रही है उसको देख के भी डेमोक्रेसी की सिचुएशन असेस की जाती है इस इंडेक्स में। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट। एंड फाइनली पॉलिटिकल कल्चर। तो ऑल ओवर कंट्री में हमारे पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, जैसे कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज कितनी रिस्पॉन्सिबल हैं, ऑपोजिशन जो है वो कितने हद तक गवर्नमेंट को, रूलिंग गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा पा रही है, कितने हद तक लोग जो हैं कंट्री के वो पॉलिटिकल प्रोसेस में इंटरेस्टेड हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं। तो वो सब पॉलिटिकल कल्चर होता है एक कंट्री का। पॉलिटिकल पार्टीज, ओपोजिशन पार्टी, लोगों की पार्टिसिपेशन, मीडिया का ओवरसाइट, ऑल दोज थिंग्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, की पूरी कंट्री का पॉलिटिकल कल्चर कैसा है। अगर वो रिस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबल होगा, तो डेमोक्रेसी का स्कोर बढ़ेगा, अदरवाइज डेमोक्रेसी का स्कोर कम जाएगा, राइट। सो ये 5 पैरामीटर्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। प्री मेंस पर्सपेक्टिव से आप इन्हें बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ इस इंडेक्स में टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। सो ये आप क्या कहते हैं, प्री के लिए ये इंफॉर्मेशन थोड़ा याद रखिए, राइट। तो 4 टाइप ऑफ डेमोक्रेसीज ये इंडेक्स रिकॉग्नाइज करता है। फुल डेमोक्रेसीज, पूरी अच्छे से यहाँ रूल ऑफ लॉ फॉलो होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स एस्टैब्लिश होते हैं, पॉलिटिकल कल्चर हेल्दी होता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है लोगों की, इलेक्टोरल प्रोसेस फेयर एंड फ्री ऑफ एनी इन्फ्लुएंसेस है, ठीक है। उन सब एरियाज को, उन सब कंट्रीज को फुल डेमोक्रेसी कहा जाएगा। देन फ्लॉड डेमोक्रेसी, कि जहां डेमोक्रेसी, नाम की डेमोक्रेसी तो है, बट एक्चुअल में आप देखें तो बहुत अनडेमोक्रेटिक प्रोसेसेस फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि लोगों को बोलने की अनुमति ना दी जाए, बहुत सारे सेडिशन और गैगिंग एक्ट्स, जैसे हमने पहले हिस्ट्री में भी पढ़ा है, अब भी ऐसी एक्ट्स यूज होती हैं, सेडिशन की एक्ट या कंटेम्प्ट की एक्ट्स ऐसी यूज हों जिससे आप लोगों को बोलने की, फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस करने की अनुमति ही ना दे। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लॉड डेमोक्रेसी, कि आप कह तो रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी हैं, बट एक्चुअल में यू आर नॉट वर्किंग दैट वे। और इंडिया फ्लॉड डेमोक्रेसी में ही आप समझिए ये इंडेक्स के द्वारा रखा जाता है,
राइट। तो फुल डेमोक्रेसीज बहुत कम है वर्ल्ड में। आप देखिए कनाडा, ये डार्क ब्लू कलर में जो भी कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह, एंड टू सम एक्सटेंट ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो फुल डेमोक्रेसीज इन वर्ल्ड में कम ऑब्जर्व की गई हैं इंडेक्स के द्वारा। मोस्टली इसके बीच में या फ्लॉड डेमोक्रेसीज ही पाई जाती हैं। यूएसए भी फुल और फ्लॉड के बीच में ऑब्जर्व किया गया है। तो इस तरीके से उसके बाद हाइब्रिड रिजीम्स एंड अथॉरिटेरियन। ठीक है, हाइब्रिड वही कि डेमोक्रेसीज भी नहीं है पूरी तरह, अथॉरिटेरियन की तरह एक्सप्लॉयटेटिव भी नहीं है, तो वो बीच का सिस्टम इज हाइब्रिड। एंड फाइनली अथॉरिटेरियन रिजीम ओनली, जैसे कि आप सऊदी अरेबिया वगैरह में देखें तो वो सब यहाँ कैटेगराइज किया जाता है। तो आप ये 4 टाइप ऑफ डेमोक्रेसीज भी याद रखिए, इसे आप एसए में भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। और प्री में भी इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल फॉर यू। सो अब हम देख लेते हैं कि इंडिया की परफॉर्मेंस इस इंडेक्स में कैसी रही है इस साल। सो सी ओवरऑल इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हुई है 46 पे। अर्लियर प्रीवियस ईयर के इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन 55 थी, तो उससे 46 अब इम्प्रूव हुई है। बट स्टिल इंडिया की परफॉर्मेंस हर 5 पैरामीटर्स पे जो हमने डिस्कस किए वहाँ पे कुछ कंसर्निंग सिचुएशन है। बहुत ज़्यादा स्कोर इंडिया का नहीं है, एक्सेप्ट 8.67 स्कोर ऑन इलेक्टोरल प्रोसेस। देखिए इलेक्टोरल प्रोसेस में इंडिया को बीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे से वर्क किया है टू मेक इंडियाज इलेक्शन प्रोसेस फ्री एंड फेयर। और इसमें सबसे बड़ा श्रेय जाता है टीएन सेशन साहब को। ये हमारे इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रह चुके हैं, और इन्होंने बहुत मेहनत और बहुत डेडिकेशन से इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस को फ्री एंड फेयर बनाने में बहुत कंट्रीब्यूशन अपना दिया है। आप इसीलिए इनका नाम एथिक्स के आंसर्स में बहुत यूज करते हैं। ठीक है, तो इनकी कंट्रीब्यूशन इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में और फ्री एंड फेयर फ्रॉम एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस करने में बहुत सिग्निफिकेंट रोल इन्होंने निभाया है। अगर आपने पुरानी मूवीज भी देखी होंगी 70s 80s के टाइम्स में, तो आपने देखा होगा कि उस टाइम पे बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस इंडिया में चलती थी। बैलेट्स को स्टफ कर दिया जाता था, लोगों के नकली आई कार्ड्स बना के उनकी जगह पे वोट किया जाता था। तो इस तरीके से बहुत माल प्रैक्टिसेस थी जो इन्होंने रूट आउट की थी इंडिया में से। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एफिशिएंसी की वजह से यूएन ने भी बहुत बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिकॉग्नाइज किया है इसकी एफिशिएंसी और फ्री एंड फेयर कैरेक्टर की वजह से। ऑल्सो हमारी जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, देखिए वो बहुत सम ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज आर जस्ट इन्फेंट कंट्रीज, उनमें जो है अभी पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहे हैं। तो ये कंट्रीज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स को, एडवाइजर्स को अपने पास इनवाइट करती हैं, ताकि फ्री और फेयर इलेक्शंस जो हैं इन कंट्रीज में इंश्योर हो सके। सो इस तरीके का सिस्टम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है, एंड उसी की वजह से इलेक्टोरल प्रोसेस में इंडिया का स्कोर अच्छा रहता है। बट आप देखिए बाकी पैरामीटर्स पे बहुत पुअर है। पॉलिटिकल कल्चर में जस्ट 5, दैट मीन्स हमारी पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट वर्किंग इन एन एफिशिएंट मैनर जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करे। हमारे लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे 7.22 है। मेजरली एडुकेटेड क्लास ही पार्टिसिपेट करती है, पुअर और अनएडुकेटेड क्लास जो है वो इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। अवेयरनेस कम होती है, मीन्स कम होते हैं पार्टिसिपेशन के, राइट। सिविल लिबर्टीज पे भी कम है। आप देखिए हमारे सेडिशन एक्ट भी है, 124 सेक्शन है हमारा आईपीसी का। उसके बाद प्रोटेस्ट को भी स्नब किया जाता है। तो उस वजह से ही इंडिया का स्कोर जो है सिविल लिबर्टीज वाले इंडेक्स पे कम है, पैरामीटर पे कम है। 7.5 जो है गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में, इट इज़ गुड ओनली। वी आर एबल टू पार्टिसिपेट लॉ मेकिंग प्रोसेस में, हम अपने व्यूज़ प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लॉज का ड्राफ्ट जो है गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट पे प्रेजेंट कर देती है, एंड आप अपने इनपुट्स उस लॉ के लिए दे सकते हैं। तो ठीक है, इंडिया और अच्छा परफॉर्म कर सकती है, स्पेशली ऑन द एरिया ऑफ डेवलपिंग द पॉलिटिकल कल्चर, ताकि हेल्दी डिबेट्स और डिस्कशंस हो विद इन द पार्लियामेंट एंड ऑल्सो आउटसाइड द पार्लियामेंट। जो हमारा रिलीजन, रीजन, कास्ट बेस्ड, जेंडर बेस्ड डिस्कशंस होती हैं वो कम हो। जो कंट्री को सोशल इकोनॉमिकली आगे लेके जाए, उन पैरामीटर्स पे पॉलिटिकल डिस्कशंस ज़्यादा होनी चाहिए। तो उस तरीके से हमारा पॉलिटिकल कल्चर वाइब्रेंट होगा। और उसके बाद सिविल लिबर्टीज पे हमें फोकस करना चाहिए। दैट इज द बेसिक एनालिसिस ऑफ दिस डाटा,
राइट अब एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी इस इंडेक्स की कि पेंडेमिक की वजह से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। ठीक है, तो डेमोक्रेसीज में देखिए सिविल लिबर्टीज को विड्रॉ देखा गया। आप देखिए क्योंकि पेंडेमिक था तो गवर्नमेंट कभी भी कोई भी अपनी पावर को इमरजेंसी पावर्स को, इंडिया में भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यूज किया गवर्नमेंट ने, और बहुत ही अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ जो है इम्पोजिशंस, रूल्स और रेगुलेशंस बनाएगी। 1 साल तक तो हमारी पार्लियामेंट ही नहीं बैठी सेशन में। दैट मीन्स ऑल द लॉज या डिसीजंस जो थे वो हमारा एग्जीक्यूटिव ले रहा था, एंड दैट टू इन द फॉर्म ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ लॉज, जिसमें पार्लियामेंट या पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्चुअली पार्टिसिपेट। तो उस तरीके से दैट इज एन एग्जाम्पल हाउ पेंडेमिक हैज इम्पैक्टेड डेमोक्रेसीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। अगर आपको कभी पेंडेमिक का इम्पैक्ट पूछा जाए तो आप उसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट पे ये डाटा और ये ऑब्जर्वेशन मेंशन कर सकते हैं। ऑल्सो जब आप डेमोक्रेसीज को एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें आप एक हेडिंग बनाइए कि पेंडेमिक इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी। तो ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आपको, मार्क्स आपको फेच करेगा, बहुत ही अच्छा डाटा पॉइंट है। तो ये 3-4 डेटास जो हमने डिस्कस किए इसमें, वो अच्छे से आप अपने पास लिख के रखिए प्रिसाइज में, और इन्हें अच्छे से यूज कीजिए अपने आंसर्स एंड एसेस में, बहुत हेल्पफुल रहेगा। राइट, so that was all about this video. Hope this helps. आपका कोई भी डाउट है, you can post it in comment sections. Please like and subscribe my channel, and thank you so much for watching.